साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में एक और सड़क दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना में 6 नौजवानों की मौत हुई। इस दुर्घटना के बहाने बहुत से लोगों के हाथ ऐसा अवसर लग गया है जिसके बहाने वे नौजवानों को नैतिकता सिखाने के काम में लग जाएं और नैतिकता सिखाने के बहाने नौजवानों के आने और जाने के समय को नियंत्रित करें। जिन लोगों ने इस दुर्घटना को नौजवानों को नैतिकता सिखाने का अवसर मान लिया है, उनमें सरकारी अधिकारियों से लेकर स्थानीय पत्रकार तक शामिल हैं। इनमें से कोई इस बात पर बात नहीं कर रहा है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स की मुख्य वजहें क्या हैं। 12 नवंबर 2024 के दिन तेज गति से दौड़ती हुई एक इनोवा कार किसी खड़े ट्रक से टकरा गई। उस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उस कार ने 13 सेकंड में 600 मीटर की दूरी तय की थी, यानी एक्सीडेंट से पहले वह कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, यानी बहुत तेज दौड़ रही थी। इंडिया टुडे द्वारा एक्सीडेंट के बाद किए गए ग्राउंड सर्वे बताते हैं कि देहरादून की महत्वपूर्ण जगहों पर भी यातायात को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक और पुलिस की व्यवस्था बेहद कमजोर है। जैसा कि आजकल का चलन है कि किसी दुर्घटना के बाद किसी एक चीज को बलि का बकरा बना दिया जाए और इस तरह बात को मुख्य वजह जानने की दिशा में ले जाने की बजाय भटका दिया जाए। ऐसा ही कुछ देहरादून के उस कार एक्सीडेंट के बाद हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस एक्सीडेंट में नौजवान शामिल थे और उनमें भी एक लड़की शामिल थी, तो लोगों को बातें बनाने का खूब मौका मिल गया है। एक्सीडेंट के लिए आज की पीढ़ी की बुरी आदतों को दोष दिया जा रहा है। जिन लोगों का काम इससे नहीं चल रहा है, वे नौजवानों पर शराब पीने का दोष रखकर शराब को एक्सीडेंट की वजह बता रहे हैं। देहरादून के कॉलेजों को वहां का यातायात विभाग चिट्ठी यहां भेज रहा है कि कॉलेज नौजवानों को नैतिकता सिखाए। कई स्थानीय पत्रकार ये नैतिक सलाह दे रहे हैं कि माँ बाप बच्चों को नियंत्रित करें। एक आरटीओ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का एहसास न करके एक टीवी चैनल पर नैतिक भाषण दे रहा है और उस चैनल का पत्रकार भी नैतिक भाषण दे रहा है। अरे भाई, तुम नैतिकता सिखाने के लिए नहीं, नियमों का पालन करवाने के लिए भर्ती किए गए हो। आरटीओ अधिकारी टीवी चैनल पर कह रहा है कि अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अरे भाई साहब, ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाना आपकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी माँ बाप पर मत डालो। इस दुर्घटना में मारे गए लड़कों का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि ये वही लड़के हैं जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। अगर वो चला भी रहे थे तो उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने वाला प्रशासन कहाँ था। माना कि आप हर चौराहे और हर सड़क पर पुलिस को नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन पेट्रोलिंग तो बढ़ाई जा सकती है। अगर मान लिया जाए कि उन नौजवानों ने शराब पी रखी थी, सवाल यह है कि देहरादून में पूरी रात चलने वाले शराब खाने किसकी शय पर खुलते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं उनकी जांच करना किसकी जिम्मेदारी है। ऋषिकेश स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स की एक रिसर्च से पता चलता है कि उत्तराखंड के हरिद्वार और देहरादून जिले के 50% लोगों को शराब की लत लग चुकी है। यह अध्ययन 2018 में किया गया और अब तो इन जिलों में शराबी हो चुके लोगों की तादाद 50% से अधिक हो गई होगी। इन जिलों में शराब पीने वालों में सबसे अधिक 30 से 49 वर्ष की आयु वर्ग के लोग थे। उनमें से 72% पुरुष और 28% महिलाएं थीं। यानी शराबी हो जाने का ज्यादा दोष नौजवान पीढ़ी का नहीं है, बल्कि थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों का है और उनमें भी पुरुषों का बहुत ज्यादा है। यह बात तो तय है कि बिना सरकारी प्रोत्साहन के इतनी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग शराब का सेवन नहीं कर सकते। टूरिज्म के नाम पर सरकारों ने देहरादून और हरिद्वार के लोगों को शराब के हवाले कर दिया है। दरअसल सरकार ऐसे टूरिस्ट की कल्पना ही नहीं कर पा रही है जो बिना शराब के उत्तराखंड में घूमने आ सके। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड राज्य की टूरिज्म की नीति के केंद्र में उत्तराखंड की खूबसूरती नहीं बल्कि शराब है। जब राज्य सरकार ही
राज्य के लोगों को शराबी बनाने पर उतारू हो तो फिर नौजवानों को बेहद खराब किस्म के नैतिक भाषण देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हालांकि मैं इस बात में विश्वास करता हूं कि परिवार को भी अपने घर के लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उनके द्वारा की जाने वाली गलत ड्राइविंग पर लगाम लगानी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य अपनी जिम्मेदारी भूलकर परिवार के लोगों की तरह व्यवहार करने लगे। राज्य राज्य है और उसे नैतिक भाषणों से नहीं, अपनी नीतियों से व्यवस्था कायम करनी चाहिए। हो सकता है कि ऐसा नजारा देश के अन्य राज्यों में भी आम हो, लेकिन उत्तराखंड में तो यह नजारा आम है ही कि जगह जगह पर सड़कों के किनारे शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। उन दुकानों से राज्य भर के पुरुष शराब खरीदते हैं, वहीं पर पीते हैं, गाड़ी चलाते हैं और आगे निकल जाते हैं। पिछले 5-7 साल में राज्य भर में शराब की दुकानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को चिट्ठी भेजकर नौजवानों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना मूर्खतापूर्ण सोच लगती है। देश भर में शराब पीने को लेकर इकट्ठा किए गए आंकड़े क्या कहते हैं, थोड़ा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। इन आंकड़ों से हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि शराब पीने के संदर्भ में उत्तराखंड की स्थिति देश की स्थिति से बहुत बदतर है। 2021 में आई 5वें राउंड की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 15 साल से ऊपर के 19% पुरुष शराब पीते हैं, जबकि 15 साल से ऊपर की उम्र की केवल 1% महिलाएं शराब पीते हैं। शराब पीने वालों की संख्या गांव में ज्यादा है और शहरों में कम। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th राउंड के अनुसार छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय और ओडिशा के कुछ जिलों में 30 से 40% पुरुष शराब पीते हैं। अगर सरकार की माने तो भारत में सिर्फ 19% पुरुष शराब पीते हैं और 1% महिलाएं हैं जो शराब पीती हैं, जबकि हरिद्वार और देहरादून जिलों में 30 से 49 साल के 72% पुरुष और 28% महिलाएं शराब पीती हैं। और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो 15 साल से ऊपर के 30 से 40% पुरुष शराब पीते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर न सही, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लोगों को सहज में शराब उपलब्ध करवाने में वहां की राज्य सरकार ने काफी मेहनत की लगती है। यह बात सही है कि इस दुर्घटना में ओवर स्पीडिंग एक वजह मानी जा रही है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कोई ड्राइवर ओवर स्पीडिंग इसलिए कर पाता है क्योंकि सरकार के द्वारा निगरानी की व्यवस्था बेहद कम होती है। निगरानी कम होने का प्रमुख कारण नौकरियों का न होना है। अगर काम करने वाले की भर्ती ही नहीं होगी तो ट्रैफिक के नियमों का पालन कौन करवाएगा? अगर नैतिक भाषण देने से ही काम चल जाता है तो फिर सब जगह नैतिक भाषण ही दे दिया जाए, नौकरियां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन व्यवस्था के लिए कामगार रखकर ही बनाई जा सकती है। ओवर स्पीडिंग दुर्घटना की एक प्रमुख वजह है, लेकिन निगरानी से इस पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए निगरानी करने वालों की तो जरूरत होगी और उसके लिए आपको लोगों को नौकरियों पर रखना होगा। इस घटना के बारे में सोचते हुए मुझे 2 सवाल महत्वपूर्ण लगे। एक सवाल तो यह है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स के कारण कौन कौन से हैं, यानी ये पता किया जाए कि भारत सरकार ने इस पर कोई आंकड़े इकट्ठे किए हैं या नहीं, जिससे पता चल सके कि भारत में सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट्स के कारण क्या हैं। सोचा कि चलो पता लगाया जाए कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं और उनमें से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स किस कारण होते हैं। इसके अलावा मैं यह पता करना चाहता था कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स किन जगहों पर ज्यादा होते हैं। तो पहले आते हैं पहले सवाल पर, भारत में रोड एक्सीडेंट्स के कारण कौन से हैं और कितने हैं। आपकी स्क्रीन पर एक कवर पेज का स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 का स्क्रीनशॉट है। यह रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने तैयार की है। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 45 पर आपको
ये आंकड़ा मिलेगा। यह रिपोर्ट बताती है कि देश भर में जितने एक्सीडेंट्स होते हैं उनका केवल 2% शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की वजह से होते हैं, जबकि ओवर स्पीडिंग की वजह से 72% एक्सीडेंट होते हैं। देहरादून में भी जो एक्सीडेंट हुआ है वह ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। रिपोर्ट के इसी पेज पर एक और आंकड़ा दिया हुआ है। यह रिपोर्ट बताती है कि एक्सीडेंट में जितनी मौतें होती हैं उनका केवल 2.5% शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स के कारण होती है, जबकि ओवर स्पीडिंग की वजह से 71% मौतें होती हैं। यानी अगर रोड एक्सीडेंट्स में कुल 100 लोग मारे जा रहे हैं तो उनमें से 2.5 लोग जो है वो शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स के कारण मारे जाते हैं, जबकि ओवर स्पीडिंग की वजह से मारे जाने वाले लोगों की संख्या 71% है। यानी कि शराब पीकर गाड़ी चलाना भारत में न तो रोड एक्सीडेंट्स का मुख्य कारण है और न ही रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतों का मुख्य कारण है। तो साथियों, सरकार ने हमको यह बता दिया है कि शराब एक्सीडेंट्स की मुख्य वजह नहीं है, मुख्य वजह है ओवर स्पीडिंग। और ओवर स्पीडिंग को कैसे नियंत्रित किया जाए यह यातायात विभाग और सरकार की जिम्मेदारी है, और यह काम नौजवानों को या किसी और को नैतिक भाषण देकर नहीं चलाया जा सकता। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल पर, और अगला सवाल यह है कि रोड एक्सीडेंट्स किन जगहों पर ज्यादा होते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी जो कि रिपोर्ट के पेज नंबर 53 पर दी गई है। इस टेबल में यह दर्शाया गया है कि रोड एक्सीडेंट्स किन जंक्शंस पर ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। इस टेबल में दिए गए आंकड़ों के आधार पर मैंने एक ग्राफ तैयार किया है, और उस ग्राफ की मदद से मैं यह बताऊंगा कि किन जगहों पर एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। आपको अपने स्क्रीन पर यह ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी और साथ में ही मैं कुछ ग्राफ भी दिखाऊंगा। पहले आप इस टेबल को देखिए। इसमें जो पहला कॉलम है उसमें दिया हुआ है जंक्शन टाइप। जंक्शन का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा सड़कें आपस में मिलती हैं, तो जंक्शन टाइप बताया गया है। और दूसरे में दिया हुआ है शेयर इन टोटल इन परसेंटेज, यानी जो कुल एक्सीडेंट्स हैं उनका कितना प्रतिशत जो है जंक्शंस पर होता है। जंक्शन टाइप क्या है? पहला जंक्शन टाइप है ट्रैफिक लाइट सिग्नल, यानी वो जंक्शन जहां पर ट्रैफिक लाइट के सिग्नल है। एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, और वहां पर जो है ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो जो ऐसे जंक्शन हैं उनमें कुल एक्सीडेंट्स का केवल 2.1% होता है, यानी बहुत कम होता है। और जो जंक्शंस जो हैं पुलिस के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, यानी ट्रैफिक लाइट तो नहीं है लेकिन पुलिस के जो जवान हैं वो वहां पर तैनात हैं और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी जगहों पर 1.9% एक्सीडेंट होते हैं, यानी करीब करीब 2%। जिन जगहों पर स्टॉप साइन है, यानी कि प्रॉपर सिग्नल नहीं है लेकिन स्टॉप साइन है आपको यहां पर रुकना है, वहां पर 1.1%। जहां फ्लैशिंग सिग्नल्स हैं, सिग्नल फ्लैश कर रहा है, जो लाइट है कभी जल रही है कभी बुझ रही है, वहां पर 1.1% है। लेकिन जिन जंक्शंस को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ना वहां पुलिस वाले हैं, ना ट्रैफिक लाइट है, ना स्टॉप लाइट है, ना फ्लैशिंग सिग्नल है, उन अनकंट्रोल्ड जंक्शंस पर कुल जो एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं, उनका 16% होता है। और जो अदर हैं, अन्य जगहों पर अन्य किस्म के जो जंक्शन है जिनको इन्होंने अलग से क्लासिफाई नहीं किया है, अदर्स की कैटेगरी में रख दिया है, वहां पर करीब 78% जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते हैं। तो यानी हम देख रहे हैं कि अगर ट्रैफिक लाइट्स हैं, पुलिस कंट्रोल कर रही है, स्टॉप साइन है या किसी और तरह का संकेत है, तो उन जगहों पर जो एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन जहां पर अनकंट्रोल्ड है वहां 16% है। और जो दूसरी और जगहें हैं जिससे भारत सरकार ने कोई क्लासिफाई नहीं किया अलग से कि वो कौन सी जगहें हैं, वहां 78% एक्सीडेंट्स होते हैं। यानी एक्सीडेंट को रोका जा सकता है अगर आप व्यवस्था कर दें,
पुलिस की व्यवस्था करें, चाहे लाइट्स की व्यवस्था करें, चाहे अन्य किस्म के सिग्नल्स की व्यवस्था करें। एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है अगर राज्य सरकार इसके लिए संजीदा हो या भारत सरकार इसके लिए संजीदा हो। तो हमने देखा कि जिन जंक्शंस के ट्रैफिक को पुलिस कंट्रोल कर रही है या ट्रैफिक सिग्नल्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, उन जंक्शंस पर एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत कम है। लेकिन जो जंक्शंस अनकंट्रोल्ड है, इनको नियंत्रित करने वाले कोई नहीं है, ना सिग्नल है ना पुलिस है, ऐसे जंक्शंस पर जो एक्सीडेंट है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो साथियों, भारत सरकार के आंकड़ों से हमें ये बात पता चल रही है कि जिन जंक्शंस पर ट्रैफिक सिग्नल्स के द्वारा या पुलिस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वहां कुल एक्सीडेंट्स के 1 या 2% एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन जिन चौराहों पर ट्रैफिक अनकंट्रोल्ड रहता है, उन चौराहों पर 16% एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि दुर्घटनाओं की वजह शराब या नौजवान नहीं है, बल्कि दुर्घटनाओं की वजह यह है कि सरकार ट्रैफिक को कंट्रोल करने के तरीकों का विस्तार बेहद धीमी गति से कर रही है। तो इस वीडियो में हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उस ज्ञान को चुनौती दे दी है जो बता रहा है कि एक्सीडेंट्स नौजवानों के बिगड़ जाने की वजह से हो रहे हैं, जबकि भारत सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि भाई ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट्स की मुख्य वजह ओवर स्पीडिंग है, और लोग ओवर स्पीडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार ने ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि वह ओवर स्पीडिंग को रोकने के पर्याप्त इंतजाम करे, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे पैसा खर्च करना होगा, और शायद सरकार इन चीजों पर पैसा खर्च करना नहीं चाहती। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी टाइप पत्रकार भी सरकार से सवाल पूछने की बजाय नौजवानों को ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो थैंक्स बटन दबाकर कुछ मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, और आपका दिन शुभ रहे।